हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में साइंस क्लास 9 का चैप्टर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। तो सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि उसके एग्जांपल भी हमने पढ़े थे कि जैसे लेमोनेड या सोडा वाटर इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन का, जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और इस तरह से हमने और ये भी पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है, यूजुअली हम सॉल्यूशन के बारे में अक्सर में हम ये सोचते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड में, या लिक्विड का लिक्विड में, या गैस का लिक्विड में। ये हम सॉल्यूशन के बारे में हमेशा अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड में ही होता है। जैसे कहा जाए कि वाटर में अगर हमने किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया तो ये सॉल्यूशन बना, या लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन बना, या लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन बना। तो इसके बारे में हम अक्सर ये सोचते हैं कि इसी तरह का सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सॉलिड और सॉलिड में भी सॉल्यूशन कह सकते हैं कि सॉलिड के साथ सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, या गैस के साथ गैस का सॉल्यूशन हो सकता है। इसका एग्जांपल यह है कि सॉलिड का सॉलिड के साथ जो सॉल्यूशन है, जैसे एलॉयज जो हम देखते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सभी स्टेनलेस स्टील है, ये सभी भी क्या है, एक तरह के सॉल्यूशन के ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और ये क्या है, एलॉय है। तो ये भी एक तरह के सॉल्यूशन है, या गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर में क्या है, एयर एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें कि डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन में क्या होता है कि देयर इज अ होमोजेनिटी होती है, माने कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इसीलिए जो है हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लेमोनेड का जो टेस्ट होता है, जो नींबू पानी का जो टेस्ट होता है शुगर के साथ जो हम बनाते हैं, तो वो उसके टेस्ट सभी जगह एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने शरबत बनाया, चीनी और पानी का शरबत बनाया, तो कहीं का पार्ट जो है ज्यादा मीठा होगा और कहीं का कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा टेस्ट होता है। इसी को कहते हैं हम होमोजेनिटी, या जब पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जैसे ये शुगर पार्टिकल या सॉल्ट का हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ, तो ये जो शुगर पार्टिकल या सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन में, पूरे जो है लिक्विड में, वो हर एक जगह समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एलॉयज के बारे में। तो एलॉयज के बारे में बताएगा कि एक तरह का ये होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिसको कि हम विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। मैंने एलॉयज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब उसको गर्म करके या छान करके, फिल्ट्रेशन करके या इवेपोरेशन करके हम उसको अलग, उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे कि अगर हम कहें कि ब्रास जो है, ये इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है ये मिक्सचर होता है जिसमें कि 30% जिंक होते हैं और 70% कॉपर होता है। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिंक को और कॉपर को हम अलग नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन इसमें और भी बताया था कि ये जो हमें जो ये जो है
कह रहे कि एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर ही कंसिडर करते हैं। उसका कारण ये बताया गया, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। तो इसका आंसर लिखोगे कि इट इज बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसका कारण ये है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। जैसे इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्रास में जो कंस्टिट्यूएंट्स है जिंक है और कॉपर है, तो ये जो है मिक्सचर ही है, कोई कंपाउंड नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं जिंक के और कॉपर के भी प्रॉपर्टीज को ये शो करता है, और यही कारण है कि हम एलॉयज को एज ए मिक्सचर ही कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां तक तो मैंने करा दिया था, दोबारा मैंने समझा दिया इसे। अब यहां से हमें समझना है, कह रहा है कि सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। कह रहा है कि जो सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ये दो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है कि the components of the solution that dissolves the other components in its, usually the components present in the larger amount is called the solvent। कह रहा है कि सॉल्वेंट जो वह कंपोनेंट्स होता है सॉल्यूशन का जो एक तो लार्जर अमाउंट में होता है, यानी ये कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि वाटर एंड शुगर। तो वाटर एंड शुगर से आप क्या देखो कि वाटर और शुगर, वाटर क्या है लार्ज अमाउंट में होता है और शुगर स्मॉल अमाउंट में होते हैं। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर क्या है सॉल्वेंट है, वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे, लेकिन शुगर को सॉल्यूट कहेंगे। तो ये किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट्स इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। वैसा कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट्स जो किसी दूसरे कंपोनेंट्स को अपने में डिसॉल्व कर ले, अपने में घुला ले, उस कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो और ये क्या है लार्ज अमाउंट में होते हैं। उसी तरह से सॉल्यूट क्या है, तो एक सॉल्यूट जो है वह इस तरह का कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन का जो कि डिसॉल्व्ड हो जाता है इन द सॉल्वेंट, यानी जो स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर शरबत हमने बनाया तो शरबत में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है वाटर है और सॉल्यूट शुगर है। तो ये वाटर क्या है लार्ज अमाउंट में है और वाटर शुगर को अपने में घुला लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, और इसीलिए हम वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि शुगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट इसलिए है क्योंकि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। तो इसका क्वेश्चन आप बनाते जाना। देखो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बहुत ही केयरफुली इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, इसके लाइन बाय लाइन। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट जो कह रहा है एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्यूशन के दिए गए हैं। जैसे कि एक तो आपने देखा कि शुगर और वाटर में, तो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो शुगर का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉलिड क्या है, शुगर क्या है सॉलिड है और वाटर क्या है लिक्विड है।
तो इस तरह की जो सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड इन दिस सॉल्यूशन द शुगर इज अ सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि जो है जब शुगर का सॉल्यूशन हम वाटर में बनाएंगे तो शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो इस तरह से इसमें कह सकते हो कि सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट शुगर है। दूसरा एग्जांपल बताया कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। दूसरा क्या है, आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है। तो इसके साथ भी एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। यहां तक लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका बना। क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। बहुत बार क्वेश्चन में ये पेपर में पूछे गए हैं इस क्वेश्चन। अगर आप पढ़े हुए रहोगे तो इसको कर सकते हो, जिसमें कि आयोडीन क्या है, सॉलिड है और और जो है अल्कोहल क्या है, लिक्विड है। तो आयोडीन एज ए सॉल्यूट के रूप में होता है क्योंकि ये लेसर क्वांटिटी में होता है, कम अमाउंट में होता है, जबकि जो है अल्कोहल वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ये कह रहा है कि एरेटेड ड्रिंक्स लाइक द सोडा वाटर। The soda water is also a solution of the gas like carbon dioxide and liquid like the water। यानी जो एरेटेड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर आप यूज करते हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सॉल्यूट के रूप में होता है और ये गैस है। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड। ये जो सॉल्यूशन है वो गैस इन, यानी गैस को हमने लिक्विड में, गैस का जो सॉल्यूशन हमने किसके साथ बनाया, लिक्विड के साथ बनाया, जिसको हम सोडा वाटर कहते हैं। इसमें गैस चूंकि कम अमाउंट में होता है इसलिए इसको सॉल्यूट कहते हैं, और लिक्विड जो है वह वाटर है और वो ज्यादा अमाउंट में है इसलिए हम इसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये भी देखा आपने कि सोडा वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट बताया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इन गैस। इसके पहले भी हमने बताया था कि एयर जो है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर में काफी गैसेस मिले हुए होते हैं, जैसे कि इसमें जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कह सकते हो जो एयर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। 21% ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। बाकी भी जो कुछ और भी बहुत सारे गैसेज इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होते हैं और भी बहुत सारे गैसेज होते हैं। तो इसका से कह सकते हो कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। तो ये सभी जो है सॉल्यूशन के एग्जाम्पल थे। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि राइट द क्वेश्चन आ सकता है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपको सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज जानने हैं और उसके एग्जाम में जब आएगा तो इसको लिख सकते हो। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसके पहले भी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या है, जब डिफाइन करना होगा व्हाट इज सॉल्यूशन तो हम यही लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेज के होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं और यही इसका एक पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर देन द 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 टू द पावर -9 को आप कह सकते हो कि 1 अपॉन में, इसको आप कह सकते हो 1 अपॉन में 1 पे 9 जीरो, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 पर 9 जीरो से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये क्वांटिटी मिलता है। यानी कि ये जो पार्टिकल के जो साइज हैं सॉल्यूशन के
जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो अबाउट उनका जो डायमीटर होता है करीब 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। यही कारण है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम देख नहीं सकते। नेक्ड आई मीन्स विदाउट यूजिंग द माइक्रोस्कोप। नेकेड आई का यहाँ पे नेकेड आई का मतलब ये हुआ कि बिना माइक्रोस्कोप के हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि भाई आपने चीनी या नमक को पानी में घुला दिया, तो क्या ये चीनी जो है वो दिखता है? हमें नहीं दिखता है। अगर हम इसे देखना चाहते तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें वो दिख सकता है। तो यही कह रहा है कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं इतने छोटे होते हैं, जिसके डायमीटर इतना होता है कि 1 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है, और यही कारण है कि उसके पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा बताया गया बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द solution, so the path of the light is not visible in a solution। चूंकि ये इसके जो कह रहा है कि बिकॉज द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, माने बहुत छोटे, इसके जो पार्टिकल है वो छोटे होने का कारण क्या होता है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है। बीम ऑफ लाइट समझ सकते हो, जैसे टॉर्च से अगर आपने टॉर्च के लाइट को आप देखोगे तो उसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट है। अगर इस लाइट को हम सॉल्यूशन से पास करें तो इसके जो पाथ हैं वो विजिबल नहीं होंगे। पाथ मीन्स पाथ, जैसे कि जो लाइट जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? पाथ। जिस रास्ते से लाइट गुजरती है उसको हम कहते हैं पाथ ऑफ द लाइट। तो ये विजिबल नहीं होता, कारण वही है। कारण इसका ये है कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं और वो बीम लाइट के जो बीम से उसको स्कैटर करना मतलब उसको फैला नहीं पाते हैं। उसके स्कैटर करना मतलब क्या होता है? उसको फैला नहीं पाते, जिसके कारण जो है उसके हम जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट के जो है वो विजिबल नहीं होता है और हम उसे नहीं देख पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि व्हाट इज द वाई दे डू नॉट, मतलब इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि बीम ऑफ लाइट जो है वो इसमें विजिबल नहीं होती है ना। लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। क्यों? इसलिए कि पार्टिकल छोटे होते हैं और वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता। दूसरा बताया कि द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बनाया? तो शरबत बनाया। किससे? तो चीनी और पानी से। तो जब ये शरबत बन जाता है, यानी कि चीनी जब पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है और फिर से हम अगर इसको फिल्टर करें, फिल्टर पेपर ले लें या किसी तरह से इस शरबत को छाने, तो क्या चीनी पानी से अलग हो जाता है? तो हम देखेंगे कि चीनी पानी से अलग नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन करने से जो पार्टिकल हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सेपरेट, वो अलग नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण वही दिया कि जैसे चीनी और पानी का आपने शरबत बनाया, अब उसको आप छानेंगे तो चीनी पानी से अलग नहीं होगा। इसको कहते हैं कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है, ये सारे जो है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। तो उसका कारण यह है कि द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। दूसरा प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वह डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो दूसरा प्रॉपर्टी बताया कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया
और उसको कुछ समय तक छोड़ दें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, माने उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें कुछ समय तक के लिए, तो हम यह नहीं देखेंगे कि जो चीनी के पार्टिकल है वो धीरे धीरे उसके बॉटम में बैठता जा रहा है। इसलिए यह जो सॉल्यूशन जो होता है वह स्टेबल होता है। सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है? इसलिए कि जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं विच कैन नॉट बी सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर्स, है ना, बिकॉज एंड दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन इज द स्टेबल। दूसरा अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने चौक लिया और पानी में उसको मिक्स कर दिया, चौक के छोटे छोटे बारीक टुकड़े ले लो और उसको आप उसमें मिक्स कर दो पानी में, और या तो सैंड ले लो, सैंड उसको आप मिला लो पानी में, तो आप देखोगे कि जब तक आप स्टायर किए उस तरह से जो पार्टिकल वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। उसको जब कुछ समय तक के लिए आप जो छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ये जो सैंड के जो पार्टिकल है धीरे 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 उस कंटेनर के नीचे बैठता जाता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कहेंगे वो क्या सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन बना ही नहीं। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अपने आप जो है नीचे बैठ जाते हैं। अगर वो बैठ जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर जो है वो स्टेबल नहीं है। तो कह सकते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो देखेंगे कि जो सैंड पार्टिकल है या जो चौक के जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे उसके बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, जिसका हमने उदाहरण दिया कि अगर चीनी का शरबत हमने बनाया और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो चीनी कंटेनर में नीचे नहीं बैठेगा, ग्लास में वो चीनी जो है उसके बॉटम में नीचे नहीं बैठेगा। और यही कारण है कि जो इसका प्रॉपर्टीज बताया कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसीलिए जो बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर्ड नहीं करते हैं, जिससे कि हमें कोई विजिबल पाथ नहीं दिखता है। दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है वह स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो उसके बॉटम में अगर उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो नीचे बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, बैठते नहीं हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा कि वे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ये आप देखोगे केमिस्ट्री में हमेशा जो है इस तरह के टॉपिक्स आगे आएंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस तरह का आप नाम सुनोगे आगे क्लासेज में। तो उसी से संबंधित हमें इसको समझना है। कह रहा है कि इन एक्टिविटी 2.2 याद करो, जो एक्टिविटी 2.2 हमने समझाया था उसमें देखे थे आपने कि 4 ग्रुप, क्लास को 4 ग्रुप्स में बांटे गए थे, ए बी सी एंड डी ग्रुप में बांटे गए थे। आप एक्टिविटी देखोगे 2.2 में जिसमें कि 4 ग्रुप बांटे गए थे। ग्रुप ए और बी में हमने कॉपर सल्फेट का ए में कुछ क्रिस्टल लिया था कॉपर सल्फेट का, और बी वाले में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था और उसका सॉल्यूशन बनाया था। उसके बाद उसको हमने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमने जो एक्टिविटी देखा था 2.2 में, वी ऑब्जर्व दैट द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन्ड डिफरेंट सेट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सेट्स ऑफ द सॉल्यूशन माने डिफरेंट सॉल्यूशन बना था जिसमें हमने कुछ क्रिस्टल डाला था कॉपर सल्फेट का, एक में ए में और बी में हमने 1 चम्मच डाला था। तो ए का जो सॉल्यूशन है और बी का जो सॉल्यूशन क्या है वो देखने में अलग अलग था। एक जो है फीका दिख रहा था यानी कॉपर सल्फेट उसमें कम डिजॉल्व थे, और दूसरे में ज्यादा था तो वो ज्यादा
क्या कहोगे उसको, ज्यादा गाढ़ा दिख रहा था, मैंने उसमें उसके कलर ज्यादा डार्क थे। तो डार्क और फेड कलर हमने देखा था। तो वही कह रहा है यहाँ पे, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव, ठीक है, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। हाँ देखो ये चीज बताया कि उसमें जो पहले वाले ए में हमने क्या था, सॉल्यूट जो लिया था, सॉल्यूट क्या है, अगर हम वाटर में अगर हम मिला रहे हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को मिलाया तो वो सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, उसके प्रोपोर्शन वेरिड कर रहे हैं। पहले वाले में ए में सॉल्यूट हमने ज्यादा लिया था, और बी वाले में सॉल्यूट नहीं, पहले ए वाले में सॉल्यूट कम था, कॉपर सल्फेट कम थे, लेकिन बी वाले में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट कब कहते हैं, कंसंट्रेटेड कब कहते हैं, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन द सॉल्यूशन। कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, वो आपको ये बताता है कि वह जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, वह जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, या वह जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये किस पर डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। तो इस तरह से जो हमने देखा था, ए में सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। वह जिसमें कि हमने ज्यादा बनाया था, ज्यादा कॉपर सल्फेट लिया था, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था, तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, किसके कंपेयर में, इसके पहले वाले की। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। और सेचुरेटेड जो है, ये है, सेचुरेटेड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व न किया जा सके, है ना। एक सॉल्यूशन हमने बनाया, if no more solution can be dissolved in the solution, that means that the solution is saturated solution। इसको और भी डिटेल से नीचे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डाइल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है, कंपैरेटिव टर्म्स है, मतलब एक में सॉल्यूट कम है और दूसरे में सॉल्यूट ज्यादा। अगर हम सेम क्वांटिटी में सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट जैसे वाटर अगर सेम क्वांटिटी में लिया और जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट क्वांटिटी में लिया, तो ये एक को हम डाइल्यूट कहेंगे और दूसरे को कंसंट्रेटेड कहेंगे। और इसलिए ये कहा गया कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड मतलब क्या, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट जो है कंपोनेंट्स, वो डाइल्यूट में कम है और कंसंट्रेटेड में ज्यादा है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट। देखो आ गया ना, इसी चीज को कहा कि ए जो हमने बताया था, ए जो ग्रुप थे उसमें हमने कम सॉल्यूट को मिलाया था, माने कुछ जो है क्रिस्टल, कुछ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल ही हमने मिलाया था, कुछ मैंने बहुत छोटे मतलब क्रिस्टल सी कॉपर सल्फेट का डाला था। लेकिन जो दूसरा बी ग्रुप बनाया गया था उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला गया था। तो दोनों कंपैरेटिव हैं, यानी एक को हम कहेंगे, ए वाले को डाइल्यूट कहेंगे, जबकि बी वाले को कंसंट्रेटेड कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए अब एक एक्टिविटी आ रही है यहाँ पे, कह रहा टेक अप्रोक्सीमेटली द 50 मिलीलीटर ऑफ द वाटर ईच इन 2 सेपरेटेड बीकर। 2 सेपरेटेड अलग अलग बीकर ले लेना है, करीब अबाउट द 50 मिलीलीटर का, और उसमें हमने 50 मिलीलीटर वाटर ले लिया। एड द सॉल्ट इन द 1 बीकर एंड द शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर। एक वाले में या तो सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, दूसरे वाले में बेरियम क्लोराइड ले लेना है। विद द कंटिन्यूअस स्टायरिंग, माने हमेशा चलाते हुए। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by the about the 5 degree C and start adding the solute again। कह रहा है कि when no more solute can be dissolved, heat the contents,
कह रहा है कि आप क्या करो कि इस एक्टिविटी में हमें करना है कि एक हमने एक बीकर लिया जिसमें कि 50 मिलीलीटर वाटर ले लिया और एक में हमें सॉल्ट या शुगर डालना है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड डालना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम मिलाते जा रहे हैं। अब कह रहा है कि जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसको कि सैचुरेटेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड समझ लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसका उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि हमने एक गिलास में पानी ले लिया, आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हो कि एक गिलास में हमने पानी लिया और उसमें हम चीनी, 1 चम्मच चीनी डाला और उसको स्टायर किया, उसको चला लिया, तो आप देखोगे कि वो चीनी उसके अंदर घुल जाता है। फिर दूसरी बार फिर 1 चम्मच हमने उसमें डाला चीनी और फिर उसको चलाने की कोशिश की, स्टायर किया, तो अगर वो फिर भी घुल जाता है, फिर तीसरी बार फिर हमने 1 चम्मच चीनी लिया और उसको घुलाने की कोशिश किया गया, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अब जो है उसमें चीनी क्या है, वो घुल नहीं रहा है, उसके कुछ पार्ट उस ग्लास के बॉटम में बैठ रहे हैं, नीचे बैठता जा रहा है। यानी आप ये देखोगे कि चीनी अब घुल नहीं रहा है, यानी डिसॉल्व नहीं हो रहा है और वो चीनी कुछ उसके पार्ट जो है नीचे बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा चीनी उसमें घुलाने की कैपेसिटी नहीं है, अब उतने वाटर की चीनी अब उसमें ज्यादा घुल नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। वह सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड हो गया। तो इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैंने डेफिनेशन ये बताया था कि इफ नो मोर solute can be dissolves in the solution, then we can say that the solution is saturated। मैंने सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड हो चुका, अब उसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब अब देखोगे कि चीनी उसमें घुल नहीं रहा, अब क्या करोगे? अब उनको बीकर जो लिया हमने उसको गर्म करना शुरू करो। जब उसे हम गर्म करेंगे तो देखेंगे कि अब जो चीनी नहीं घुल रहा था वो फिर से डिसॉल्व हो गया। यानी कि जो कैपेसिटी है, जो डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब हमने उस सॉल्यूशन को गर्म किया, यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि when no more solute can be dissolved, जब ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा हुआ, हीट द कंटेंट्स को क्या करो? गर्म करो बीकर को। कहां तक? 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एंड स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। अब और भी सॉल्यूट को डालो। तो क्या कह रहा है कि इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द शुगर ऑफ द बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। तो कह रहा है कि क्या अब जो है, जो कि पहले डिसॉल्व नहीं हो रहा था, क्या अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो अब वो शुगर उसमें डिसॉल्व हो रहा है? तो देखेंगे कि वो डिसॉल्व हो रहा है। इस तरह से एट एनी particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। तो इस तरह से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें और फिर वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, इन द अदर वर्ड्स आप कर सकते हो व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट, यही मैंने बताया था, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे। बहुत ही जो है अच्छा एग्जांपल्स है कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो यहाँ से लिख सकते हो कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का भी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन बना लो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी।
तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। जितना सॉल्यूट उस टेम्परेचर पे प्रेजेंट्स है वही उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब इसका मतलब अगर हमने 10 ग्राम शुगर उसमें डिजॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10 ग्राम है। तो यही है इसके कि सॉल्युबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called the unsaturated solution। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, माने saturation level क्या था कि अगर 2 चम्मच उसमें डिजोल्व हो जाता था शुगर और आपने 1.5 चम्मच ही डिजोल्व कराया तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। किसी भी सॉल्यूशन की कैपेसिटी अगर उसमें 2 चम्मच की है, सॉल्यूट 2 चम्मच अगर घुल जाता है और आपने उससे कम ही उसमें घुलाया तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये बताया गया। अब कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। मान लो किसी टेम्परेचर पर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और आप उसको क्या करो, कूल करना शुरू करो, तो आप ये देखोगे कि कुछ जो है क्रिस्टल्स जो हैं जो शुगर का है वो उसके आसपास जो है जमना शुरू होगा। यानी जब टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके सरफेस पर आ जाएगी। We can infer from the above activity that the different substances in a given solvent have the different solubilities at the same temperature। इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि डिफरेंट जो सब्सटेंस है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि डिफरेंट टेम्परेचर पर जो कैपेसिटी है सॉल्वेंट की वो डिफरेंट होती है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर को हमने घटा दिया तो सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट की कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in a given mass or the volume of the solvent। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है कि अगर हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन निकालने हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कह रहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या दूसरा कह सकता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर द वेरियस वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बट देयर विल बी लर्न ओनली 2 मेथड। बहुत सारे मेथड हैं लेकिन हमें ये 2 मेथड जानना है। किसके लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए। पहला कह रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हमें परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकल जाएंगे। दूसरा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे भी और मल्टीप्लाई बाय 100, इससे भी हम परसेंटेज जो है कंसंट्रेशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया गया है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कह रहा है एक सॉल्यूशन कंटेन द 40 ग्राम ऑफ द कॉमन साल्ट। तो यहाँ पे जो 40 ग्राम है वो क्या है, सॉल्यूट है, और 320 जो है वो क्या है, हमने सॉल्वेंट है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला है, मास ऑफ द सॉल्यूट लिया एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट जो वाटर लिया गया। अब इससे हम क्या बना ले, मास ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट में दोनों को प्लस कर देंगे तो ये सॉल्यूशन का मास कितना है वो निकल गया। और इस तरह से इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू 40 अपॉन 360। 40 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और जो ये है मास ऑफ सॉल्यूशन 360 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ जो मास परसेंटेज ये आपका निकल गया सॉल्यूशन का, कितने मास ऑफ परसेंटेज जो है सॉल्यूट इसमें है, या दूसरे शब्द में कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है,
वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यहाँ तक आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। ओके, थैंक यू।